का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरा जो पुश्तैनी घर है वो मधुबनी जिले में एक छोटे से गांव खिरहर में है। हरलाठी थाने में एक खिरहर नाम का गांव है। वहां मेरे दादाजी एक झोपड़ी में रहते थे, कच्ची दीवार और फूस के घर, उसकी झोपड़ी में रहते थे। मेरे पिताजी को पढ़ने लिखने में मन लगता था। उन्होंने गांव के स्कूल से 10वीं पास किया और पटना आए छात्रवृत्ति लेकर। छात्रवृत्ति के कारण उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बिहार सरकार में इंजीनियर बने। लेकिन उन्होंने मुझको, मेरी बड़ी बहन को और मेरे छोटे भाई को अच्छी शिक्षा दी। मैं नेतरहाट विद्यालय गया पहले, उसके बाद IIT कानपुर जाकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और 1988 में भारतीय विदेश सेवा में गया, जिससे DM कलेक्टर और SP वगैरह बनते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो युवा लोग हैं वो जानते होंगे। उसी परीक्षा से मैंने पास किया और भारतीय विदेश सेवा में गया। 35 साल भारतीय विदेश सेवा में रहा। उसमें 25 साल 8 अलग अलग देशों में भारत सरकार के राजदूतावास में नौकरी की। इन 8 जगहों में से 3 जगह में मैं राजदूत था। राजदूत वो होता है जो भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है विदेश में, किसी भी देश में। तो मैं 3 देशों में भारत का राजदूत था। जब मैं राजदूत था तब मेरा उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलना जुलना होता था। मेरा घर भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के घर की तरह ही था। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ध्यान देंगे, केवल 2 पीढ़ियों में फूस के घर में रहने वाले का पोता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जैसे घर में रहने लगा। ये जो हुआ उसके पीछे केवल एक कारण था और वो था शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। कहने का मतलब, अगर आपकी जिंदगी में 40 साल पहले, 50 साल पहले आपको अच्छी पढ़ाई की होती तो शायद आपकी जिंदगी भी बदल गई होती। 40-50 साल पहले आपको अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, आपके बेटे को 20 साल पहले पढ़ाई नहीं मिली। आज आपका पोता जो है ये घूम रहे हैं, इनको अगर अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तो इनकी जिंदगी भी आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। क्योंकि इनको अच्छी पढ़ाई देने वाली सरकार ये योजना बना ही नहीं रही है। कहने के लिए तो बहुत स्कूल खोल दिए, रोड बना दिए। आज और कल भी देखिए, नीतीश बाबू ने एक के बाद एक 10 तरह के अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि हम फलाना कर देंगे, हम चिलाना कर देंगे। अरे भाई, 20 साल का समय आपको मिला था। जो वादे आज आप कर रहे हैं, 20 साल पहले क्यों नहीं किया था? 20 साल पहले अगर आपको, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती तो आज वो रोजगार के लिए भूखे इधर उधर नहीं तड़पते। आपके गांव से 10, 20, 50 जो लोग दूसरे राज्यों में जाकर धक्के खा रहे हैं 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए, वो तो नहीं करना पड़ता। विश्व में, पूरी दुनिया में जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर किसी समाज को गरीबी से निकलना है तो उसके 3 ही रास्ते हैं। गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। या तो अच्छी पढ़ाई दिया जाए,
या आपके पास खेत खलिहान इतने हो कि आप उसी में कमाकर खा सके और परिवार की देखभाल कर सके, तो या तो पढ़ाई या जमीन या फिर पूंजी। अगर पूंजी होगी तो आप रोजगार कर सकते हैं। यही 3 तरीका है। आजादी मिलने के आज 78 साल हो गए। 78 सालों में इतनी सरकारें आई और गई। किसी ने 40 साल राज किया, किसी ने 15 साल राज किया, किसी ने 20 साल राज किया। किसी में इतनी अकल नहीं थी कि वो आपकी गरीबी को दूर करने का जो ये 3 रास्ता बताया गया है, इसको ध्यान में देते, इसके लिए नीतियां बनाते, इसके लिए योजना बनाते। इन 78 सालों में दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो हमसे कितना आगे चले गए हैं। सिंगापुर नाम का एक देश है, छोटा सा देश है। 1968 में 1968 में उसको स्वतंत्रता मिली और उस समय वो एक छोटा मछुआरे का देश था, छोटा सा गांव था मछुआरों का। और आज पूरी दुनिया में उसका जो पर कैपिटा इनकम है हर आदमी के कमाने का, वो लगभग $50,000 है, मतलब 3 करोड़ रुपया। 40-50 सालों में अगर ऐसे देश इतनी प्रगति कर सकते हैं, तो हमारे लीडर ने क्या चूड़ी पहन के रखा था? और देश को छोड़िए, देश के अंदर बिहार की हालत इतनी दयनीय है कि 40 साल पहले हम देश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब राज्य थे और 40 साल से लगातार देश के सबसे पिछड़े राज्य रह गए हैं। हमारे इतने जो लीडर आए, लालू यादव, नीतीश बाबू, इन सबको हमने 15 साल 20 साल दिया। इनमें तो कोई औकात ही नहीं कि आपकी गरीबी को दूर कर सके। तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ के दुनिया भर के विद्वानों ने ये बता कर रखा है, अगर आपके पास जमीन है तो जमीन से कैसे ज्यादा उपजाएं उसके बारे में आपको बताएं। उसकी फसल को कैसे बेचें उसका इंतजाम करें। अगर जमीन नहीं है तो आपके बच्चों को आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, इतनी अच्छी शिक्षा मिले कि आपको फिर किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं पड़े। और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो कम से कम सरकार आपको पूंजी तो दे, बैंकों से कम इतनी पूंजी दे कि आप अपना रोजगार शुरू कर सको। कितनी बड़ी बात है। ये सरकारें तो आपको ये नहीं दे पाई। इसीलिए इस बार अगर इनके लोग आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे सीधा सीधा सवाल करना कि आप हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं, आप हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या कर रहे हैं। वो 10 बहाने बनाएंगे। वो कहेंगे कि हमने तो ये प्लान अब चलाया है, वो प्लान चलाया है, आप चाहे तो बैंक से ऋण ले लो, आपको रोजगार देंगे। नीतीश बाबू ने परसों अनाउंस किया कि हमने पिछले 20 साल में 50 लाख लोगों को नौकरी दी और अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ये सब धोखेबाजी है। न तो उन्होंने पिछले 20 सालों में 50 लाख लोगों को नौकरी दी है, न ही वो अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो उनसे आप कहिए कि आपने 20 साल का के बारे में कहा, 20 साल पहले तो हम भी नौकरी करने वाले थे, आपने हमारी नौकरी का क्या किया? हमको नौकरी क्यों नहीं दी? हमको रोजगार करने के लिए क्यों नहीं बताया? इन सारी पार्टियों से इस बार धोखा मत खाइएगा। आपकी गरीबी के लिए, आपकी गुर्बत के लिए, आपकी परेशानी के लिए, आपके बच्चों की बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है। और इन्होंने बार बार हर 5 साल पर 35 साल
बार उसे आपको धोखा दिया है। और आप हैं कि कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी विचारधारा के नाम पे इनके धोखे में फंसते चले गए हैं। और अगर धोखे से बचे तो चुनाव के 2 दिन पहले आकर वो आपको 1000-2000 रुपया देते हैं, मुर्गा भात खिलाते हैं, नहीं तो 2 पाउच शराब पीने के लिए दे देते हैं, और आप सब कुछ भूल के इनको वोट देने चले जाते हैं। इस बार ऐसा मत कीजिए। अगर आप समझते हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया 35 सालों तक, इस बार और धोखा खाकर अपने बच्चों की जिंदगी को अंधकार में मत डालना। और अगर इन सारी पार्टियों में वो दम नहीं है कि वो आपके या आपके बच्चों की भविष्य को सुधार सके, तो आपको एक नया विकल्प चाहिए। वो नया विकल्प है जन स्वराज पार्टी। और जन स्वराज पार्टी आपसे क्या वादा करती है? जन स्वराज पार्टी कहती है कि हम समाज के हर वर्ग को अलग अलग ढंग से फायदे देंगे। जन्म से लेकर 15 साल का जो बच्चा है, जन्म से लेकर 15 साल का बच्चे को 10 साल की अच्छी और मुफ्त शिक्षा जरूर दी जाएगी। ये हमारा पहला वादा है। जन्म से लेकर 15 साल उसको पढ़ाई, 15 साल से 60 साल की उम्र तक जो लोग कमा सकते हैं उन सबको रोजी रोजगार की व्यवस्था करवाई जाएगी। जो युवा मजबूरी में अपने गांव, अपना घर छोड़कर मद्रास और बंबई और दिल्ली और सूरत और अहमदाबाद जाते हैं, 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, अपमानित होते हैं। अरे देश में कहीं भी कोई हादसा होता है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे भूकंप आ गया हो, चाहे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे ट्रक पलट गया हो, 5-10 लोग तो आपके होते हैं, बिहार के लोग होते हैं। ये सब लोग मजबूरी में 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए जाते हैं और इस तरह से उनका अंत होता है। इन सबको यहाँ बिहार में आपके घर के पास, आपके जिले में 10-12 हजार रुपए की नौकरी का प्रबंध 1 साल के अंदर करके दिखाएंगे। ये दूसरा वादा है। और तीसरा, जो लोग 60 साल से बड़े हो गए हैं वो न तो पढ़ाई कर सकते हैं न रोजगार कर सकते हैं। 60 साल से बड़े हर व्यक्ति के लिए, आदमी हो या औरत, हर व्यक्ति के लिए 2000 रुपए प्रति माह का सम्मानजनक वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। जब गुजरात की सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, हमने सारे को कवर कर लिया। जन्म से 15 साल से 60 साल और 60 साल से बड़े। अब बच गई महिलाएं। मुझे खुशी है कि इतनी संख्या में महिलाएं यहाँ हैं, और मुझे ये भी खुशी है देखकर कि मेरी पत्नी यहाँ आपके साथ आकर बैठी हुई है। महिलाएं जो पढ़ नहीं पाई, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, किसी ने दूसरी क्लास के बाद छोड़ दिया, किसी ने चौथी क्लास के बाद छोड़ दिया, किसी ने छठी क्लास के बाद छोड़ दिया पढ़ना, ऐसी महिलाएं परिवार में आई। परिवार में जब बच्चे बड़े हो गए तब इनके पास खाली समय है। अब इस खाली समय में अगर वो कोई रोजगार शुरू करे तो वो परिवार को फायदा दे सकती हैं, उनको मदद कर सकती हैं। यहाँ पर नहीं, तमिलनाडु में चले जाइए, गांव की लगभग हर महिला जो रोजगार करना चाहती है वो रोजगार करती है। आप सूरत चले जाइए, गुजरात चले जाइए, हरियाणा चले जाइए,
हर जगह गांव की महिलाएं छोटा मोटा काम करती हैं। कोई तिलौरी पापड़ी बनाती है, कोई रसम पाउडर बनाती है, कोई बकरी पाल के दूध बेचती है। हर महिला रोजगार कर रही है। अगर वो महिलाएं रोजगार कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप इसलिए नहीं कर सकती कि आपके पास पूंजी नहीं है। और आपको पूंजी कौन देगा? बैंक। बैंक के पास आज आप पूंजी लेने जाएं, ऋण लेने जाएं तो वो 10 तरह के कागज कहेंगे कि इसको साइन करो। अगर पहले तो वो मुश्किल है, अगर हो भी गया तो फिर कहेंगे कि 12% सालाना का ब्याज देना होगा। मतलब अगर आपने अपने घर में 4 सिलाई मशीन बनाकर टेलरिंग का काम करना चाहा और बैंक से कहा कि हमको 2 लाख रुपए का ऋण दो, तो 2 लाख रुपए के ऋण लेकर आपको साल के अंत में 24,000 रुपए केवल ब्याज का देना पड़ेगा। जन स्वराज ने क्या किया? जन स्वराज कहती है कि अगर महिलाएं अपना रोजगार शुरू करना चाहें तो उनको बैंकों से ऋण दिलवाया जाएगा 4% सालाना पर। मतलब अगर आपने 2 लाख रुपया बैंक से ऋण लिया था तो आपको साल के अंत में केवल 8,000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। ये जन स्वराज कहती है महिलाओं के लिए और ऐसे सभी के लिए जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन सबको भी इसी दर पे ऋण दिया जाएगा। और अंत में है किसान। किसान को अगर ज्यादा आमदनी चाहिए तो उसे नगदी फसल उपजाना पड़ेगा। नगदी फसल मतलब जैसे हल्दी, जैसे अदरक, जैसे ईख, इस तरह के फसल जिसमें ज्यादा आमदनी होती है, उन तरह के फसल को पैदा करने में अगर आपको मजदूरों की जरूरत है तो सरकार की तरफ से, जन स्वराज की सरकार की तरफ से आपको मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी। ये जो 5 अलग अलग वर्गों के लिए ये बताया गया है, इसको एक छोटा सा ATM कार्ड बनाकर आपको दिया जा रहा है। इसको कहते हैं परिवार लाभ कार्ड। परिवार लाभ कार्ड, और ये आपके गांव में भी जल्दी ही आएगा। आप उस कार्ड को लेंगे तो 20,000 रुपए तक, 20,000 रुपए तक मासिक 20,000 रुपए तक आपको जन स्वराज की सरकार से फायदा मिलेगा, इसकी गारंटी देते। अब देखिए, आपकी जिंदगी में जो परेशानी है उसका एक और कारण है, और वो है भ्रष्टाचार। आप चाहे किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी काम के लिए जाएं, बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं होता। और जब आप किसी थाने में रपट लिखाने जाएं तो वहां भी आपको बिना पैसा दिए कोई पुलिस वाला 1 इंच नहीं हिलता है। ये जो भ्रष्टाचार आज हम सबको परेशान कर रहा है, ये साल दर साल और बड़ा से बड़ा होता गया है। किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी राजनीतिक नेता ने कभी इसके बारे में कोई विचार नहीं किया और आपको कभी भ्रष्टाचार से हटाने के लिए कोई वादा नहीं किया। आपको मालूम है इन भ्रष्टाचारों की शुरुआत कहां से होती है? इन भ्रष्टाचारों की शुरुआत होती है इन चुनाव से। इस चुनाव में हर आदमी जो जीतता है या लड़ता है 7 से 10 करोड़ रुपए लगाता है। जो भी उम्मीदवार इस चुनाव में लड़ने के लिए आता है, जीतने वाला तो जरूर 7 से 10 करोड़ रुपए लगाता है।
मान लीजिए वो जीत गया और विधायक बन गया, आपके मत से, आपके वोट से वो विधायक बन गया। मान लीजिए उसकी पार्टी ने सरकार बना लिया, तो उन्हीं विधायकों में से कुछ मंत्री बनेंगे। ये जो मंत्री और विधायक बने, इनके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? वो जो 7 से 10 करोड़ रुपए लगाए थे चुनाव जीतने में, उसकी उगाही कैसे करें? पहला ख्याल, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, राजनीति करने वाला हर मंत्री, हर नेता, हर विधायक के मन में ये ख्याल होता है कि चुनाव जीतने के लिए जो पैसे लगाए हैं उसकी उगाही कैसे करें। वो अपने ठेकेदार से मांगता है, ठेकेदार अपने इंजीनियर से मांगता है, वही है जो आपसे हर घर नल वाले में भी पैसा लेता है, इंदिरा आवास में भी 5, 10, 20 हजार रुपया वो लेता है, और मंत्री अपने सचिव से मांगता है, सचिव अपने नीचे वाले ऑफिसर से मांगता है, वो अपने नीचे वाले ऑफिसर से मांगता है। अंत में हम और आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जो पैसा देते हैं, उसके तार मंत्री और विधायक से जुड़े हैं, जिसकी शुरुआत इन चुनावों से हुई थी। और ये बात हर राजनीतिक पार्टी जानती है, ये बात हर राजनीतिक नेता जानता है, लेकिन किसी ने कभी इसको हटाने के लिए कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर ये भ्रष्टाचार हट गया तो उनकी जेब गर्म कैसे होगी? वो अपनी आमदनी कम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब वो 7 से 10 करोड़ उगा सकते हैं तो 200 करोड़ भी उगा सकते हैं। आप देखिए, अरे इंस्पेक्टर के घर में तो 4-4 फॉर्च्यूनर और 20-20 करोड़ रुपए निकलते हैं, तो बड़े बड़े नेताओं और वकीलों के घर में पता नहीं कितने कितने होंगे। अब आप देखिए, जन स्वराज ने क्या किया? जन स्वराज ने इस सिस्टम को ही बदल दिया।